हेलो नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निम्बस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि निम्बस आईएएस एकेडमी आपके लिए लेके आया है हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जाम की एनालिसिस सीरीज। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे 2021 के प्रीलिम में जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखते हैं। इन द रॉयतवारी सिस्टम, तो रॉयतवारी सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो सिंपल रॉयतवारी सिस्टम के ऊपर 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपने करेक्ट वाली चूज करनी है। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है? जमींदार टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस। देखो रॉयतवारी की अगर हम बात करते हैं तो रॉयत का मतलब क्या है? फार्मर्स। रॉयत का मतलब क्या है? फार्मर। तो रॉयतवारी सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली क्या है? फार्मर ओरिएंटेड रहने वाला है। तो ये तो बिल्कुल भी हो सकता कि जो जमींदार है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, ऑटोमेटिकली टैक्स भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रॉयत है, जो फार्मर्स है, उनके ऊपर डाली जाएगी। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट देखो, लैंड ऑनर्स टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द टैक्सेस। अब उस टाइम पे क्या था? रॉयत के पास ऑनरशिप के अधिकार ज्यादातर नहीं होते थे, वो किसके पास रहते थे? जमींदारों के पास। तो ऑटोमेटिकली ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा देखो, फार्मर्स मतलब रॉयट्स, फार्मर्स डायरेक्टली पेड लैंड टैक्सेस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट। जो फार्मर थे, जो रॉयत थे, वो सीधा सीधा जो अपना टैक्स था वो किसको भर देते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ऑटोमेटिकली ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे सही हो जाएगी। तो हमें नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि ये सिस्टम क्या होगा, राइट। अब इसकी डिटेल्स देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, कब इंट्रोड्यूस किया गया। तो सबसे पहले देखो, रॉयतवारी लैंड रेवेन्यू was instituted in 18th century। लास्ट ऑफ द 18th सेंचुरी में ये सिस्टम बनाया गया, किसके द्वारा? सर थॉमस मुनरो के द्वारा। दिस इज इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है कि किसके द्वारा ये सिस्टम इजाद किया गया था। दैट वाज सर थॉमस मुनरो, गवर्नर ऑफ मद्रास इन 1820। तो मद्रास के गवर्नर थे। 3 प्रेसिडेंसीज हमारे पास है, मद्रास था, बॉम्बे था एंड बंगाल था। तो मद्रास के गवर्नर थे सर थॉमस मुनरो, जिनके द्वारा ये सिस्टम स्टार्ट किया गया। और इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया कहां पे? सबसे पहले मद्रास में, देन बॉम्बे के कुछ एरियाज में, देन असम में एंड कर्नाटका का जो कूर्ग वाला एरिया है वहां पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया। उसमें क्या होता था? जो टैक्सेस थे, जो टैक्स है वो सीधा सीधा जो रॉयत है, जो फार्मर है, वो सीधा सीधा किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को। तो मतलब बीच में जो जमींदारों का सिस्टम था, वो मिडलमैन का काम जो है वो खत्म हो जाएगा। देन इसमें जो टैक्स रेट फिक्स किए गए थे, दैट वाज 50% इन ड्राई लैंड्स एंड 60% इन द वेटलैंड्स। तो ड्राई लैंड के केस में 50% टैक्स आप भरोगे और वेटलैंड के केस में 60% जो रेट है वो रहता था। तो बेसिक्स आपको हर एक सिस्टम के पता होने चाहिए। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम हो गया, रॉयतवारी सिस्टम हो गया, महलवारी सिस्टम हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो, हमारे पास मैच द फॉलोइंग करके 2 लिस्ट दी गई हैं। एक तरफ हमें कुछ फ्रीडम फाइटर्स के नाम दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के, और आगे कुछ इवेंट्स दिए गए हैं जो उनके साथ रिलेटेड है। तो 4 नाम हमारे पास है। पहला है हमारे पास स्वामी स्वामीनाथन, लक्ष्मी स्वामीनाथन। लक्ष्मी स्वामीनाथन की बात करें या मैडम कामा की बात करें या फिर अरुणा असफ अली की बात करें या बीना दास की बात करें, एक कॉमन चीज क्या है कि सारी की सारे ये जो नाम है ये फीमेल फ्रीडम फाइटर्स के नाम है। तो अगर हम बात करें मैडम कामा की या मैडम भीकाजी कामा की बात करें तो इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा कि ये वो पर्सनैलिटी है, इसी चीज के लिए मशहूर रही है कि आउटसाइड इंडिया सबसे पहले इंडियन तिरंगे को इनके द्वारा लहराया गया था। तो यहाँ पे देखो, अनफर्ल द नेशनल फ्लैग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द फॉरेन सॉइल। तो मतलब क्या है? जो सेकंड है उसका आना चाहिए 4। अब सॉल्व करके देखते हैं कि सेकंड का 4 आता हो तो हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है, दैट इज डी, जहां पे सेकंड को 4 के साथ मैच किया गया। तो मतलब फॉर श्योर हमारा आंसर तो यही होने वाला है। बाकी भी देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं अरुणा असफ अली की, बहुत मशहूर पर्सनैलिटी है ये, कुछ उन पर्सनैलिटीज में से है, यंग पर्सनैलिटीज में, यंग फीमेल लीडर्स में, जो क्या क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान काफी फेमस हुए थे। सो शी वाज रिलेटेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट। तो यहाँ पे देखो, हॉस्टेड द फ्लैग एट गोवालिया टैंक मैदान 1942। गोवालिया टैंक मैदान बॉम्बे से ही जो हमारी क्विट इंडिया मूवमेंट है उसको लॉन्च किया गया था बाय गांधी। तो वहां पे जो झंडा लहराया गया था वो किसके द्वारा लहराया गया था? आपकी अरुणा असफ
अली के द्वारा, तो थर्ड का हो जाएगा फर्स्ट। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट है उसका हो जाएगा थर्ड, दैट इज लेट द इंडियन नेशनल आर्मी ब्रिगेड। अगर हम बात करें लक्ष्मी स्वामीनाथन की, तो आपने इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस इसके बारे में सुना होगा, और वहां पे आपने ये भी सुना होगा कि एक आपके पास स्पेसिफिक वुमेन जो टुकड़ी थी उनकी आर्मी की रहती थी, और उस वुमेन टुकड़ी को लीड कौन कर रही थी, आपकी लक्ष्मी स्वामीनाथन, इंपॉर्टेंट है। और जो बचा हुआ है हमारा बीना दास वाज रिलेटेड टू, उन्होंने असैसिनेशन अटेम्प्ट किया था गवर्नर जैक्सन का, कहां पे, बंगाल में। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं और उनके इंपॉर्टेंट इवेंट हमें पता होने चाहिए। हालांकि अगर ज्यादा नहीं भी पता है तो एक दो इंपॉर्टेंट इवेंट जैसे अरुणा असफ अली के बारे में आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि ये नाम आता है हमारे सामने जब हम क्विट इंडिया मूवमेंट को पढ़ते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। या फिर अगर हम मैडम भीकाजी कामा की बात करें, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है और मैडम भीकाजी कामा के बारे में नहीं पढ़ा, तो कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक भी पता है तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो लक्ष्मी सहगल या फिर इनको लक्ष्मी स्वामीनाथन बोला जाता है, एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी एंड मिनिस्टर ऑफ द वुमेन्स अफेयर्स इन द आजाद हिंद गवर्नमेंट। तो आजाद हिंद फौज बनी है, आजाद हिंद गवर्नमेंट बनाई गई है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो वहां पे जो फीमेल जो वुमेन अफेयर मिनिस्ट्री थी उसकी मिनिस्टर थी ये, और दूसरी तरफ आजाद हिंद आर्मी में जो वुमेन टुकड़ी थी आपकी उनकी भी ये हेड थी। देन मैडम भीकाजी कामा की अगर हम बात करें, इज फर्स्ट पर्सन टू होइस्ट इंडियन flag in the foreign nation when the international socialist conference was being held at Stuttgart in Germany। तो जर्मनी में आपके पास सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही थी, और वहां पे जो मैडम भीकाजी कामा है इनके द्वारा क्या है, इंडियन जो फ्लैग है उसको लहराया गया था, राइट। देन अगर हम बात करें अरुणा असफ अली की, इज वाइडली रिमेंबर्ड एज होइस्टिंग इंडियन नेशनल फ्लैग एट ग्वालियर टैंक मैदान in 1942 at the time of launching of the क्विट इंडिया मूवमेंट बाय गांधी। तो इसको आपने याद रखना है। बीना दास की अगर हम बात करें, ये भी एक इंडियन रेवोल्यूशनरी और इंडियन एक्टिविस्ट थी, कहां से, बंगाल से। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, ये इनकी कुछ फोटोज है, आप समझ सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज वर हैंग्ड इन द फेमस ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस। तो क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है, टोटली फैक्चुअल क्वेश्चन है कि कौन कौन से पर्सन थे जिनको क्या है, ककोरी कॉन्स्पिरेसी के दौरान उस केस में उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। देखो क्वेश्चन आपसे ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप सारे के सारे नाम याद करके बैठे हो, लेकिन कुछ बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो जब हम भगत सिंह की बात करते हैं, क्या भगत सिंह के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ककोरी कॉन्स्पिरेसी की कहीं पे बात आती है, बिल्कुल भी नहीं। देन चंद्रशेखर आजाद की जब हम बात करते हैं कि वहां पे इसकी बात आती है, बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब भगत सिंह तो नहीं हो सकता। अगर चलो इतना भी पता है कि भगत सिंह नहीं हो सकता, तो यहाँ पे देख लो कि नीचे वाली 4 स्टेटमेंट में 4 नहीं आना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव में 4 आ जाएगा तो ये आंसर नहीं होगा। देन 1 2 3 एंड 5 ये आंसर हो सकता है। देन 1 2 4 ये आंसर नहीं हो सकता। 1 3 4 ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर हमारे पास क्या बचा, ओनली बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो मतलब चंद्रशेखर आजाद को छोड़ दो एंड भगत सिंह को छोड़ दो, बाकी जो 4 पर्सन के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, इन चारों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ ककोरी केस जो है ये हमारे पास आती है जुलाई 1927 में। अच्छा ये ईयर याद रहता है, कई बार पूछ लिया जाता है। ऐसे केसेस आपको बता दिए, ऐसे इवेंट्स आपको बता दिए, आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने हैं। तो 1927 में इसकी वर्डिक्ट आ रही है, राइट, जिसमें क्या है, राम प्रसाद बिस्मिल, देन आपके पास अशफतुल्ला खान एंड ठाकुर रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहरी, इन चारों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। काफी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, अराउंड 50 लोग इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन जो फांसी की सजा है वो सिर्फ और सिर्फ इन 4 बंदों को सुनाई गई है, राइट। तभी क्वेश्चन पूछा गया, बट बेसिक से भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, राइट। नेक्स्ट देखो, विच सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन बॉम्बे बाय ददोबा एंड आत्माराम पांडुरंग, इट बिकेम पॉपुलर आफ्टर MG रेनाडे ज्वाइंड द ऑर्गेनाइजेशन।
तो जब हम सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की बात करते हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट हमारे पास आती है, दैट इज प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज को बनाने वाले खास तौर पे कौन है? आत्माराम पांडुरंग। तो यहाँ पे हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? प्रार्थना समाज की आत्माराम पांडुरंग एंड ददोबा के द्वारा इस सोसाइटी को या इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। लेटर ऑन ये बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है जब एमजी रेनाडे, एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है फ्रीडम स्ट्रगल की, जब वो इसको ज्वाइन करते हैं। तो अगर हम प्रार्थना समाज की बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखना, 1867 में इसको बनाया गया है। तो यहाँ पे देखो, प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड बाय आत्माराम पांडुरंग इन ऑन 31 मार्च 1867 व्हेन केशव चंद्र सेन विजिटेड महाराष्ट्र। राइट, केशव चंद्र सेन भी एक इंपॉर्टेंट नाम है जब हम बात करते हैं ब्रह्मो समाज की। ठीक है, with an aim to make people believe in one God and worship only one God। तो God is one, इस तरीके की जो आइडियोलॉजी थी इसको ये फैलाना चाहते थे। मतलब जो कट्टर हिंदू धर्म था उसमें कुछ रिफॉर्म्स ये करवाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, और ये बहुत पॉपुलर हो जाती है मूवमेंट जब हमारे महादेव गोविंद रेनाडे, एमजी रेनाडे इस मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। देखो, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में 3-4 चीजें याद रखो। एक तो वो कब बनी है, किसके द्वारा बनाई गई है, क्या उनका मेजर ऑब्जेक्टिव रहा है, कौन कौन से लीडर इन्वॉल्व थे, और अगर कोई खास अचीवमेंट है तो उसके बारे में आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ राइटर्स एंड बुक्स इन एंशिएंट इंडिया इज रॉन्गली मैच्ड। कौन से हैं जो रॉन्गली मैच्ड है, आप बोल सकते हो। देखो यहाँ पे देखो, हमारे पास सुधारक के बारे में कालिदास, देन अश्वघोष एंड हर्षवर्धन, ये 4 राइटर्स का नाम दिया गया है। प्रीवियस वीडियो में भी हमने हर्षवर्धन की कुछ राइटिंग्स, कुछ प्लेस के बारे में जाना था। तो यहाँ पे कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मृच्छकटिकम, ये सुधारक के द्वारा लिखा गया है। रघुवंशम की अगर हम बात करें, कालिदास का बहुत फेमस नॉवल है। देन अगर हम बात करते हैं बुद्ध चरिता की, वेरी इंपॉर्टेंट, बुद्धा की बायोग्राफी, ये अश्वघोषा के द्वारा लिखी गई है। बट अगर हम बात करते हैं कदम्बरी, कदम्बरी वॉज रिटन बाय बाणभट्ट, इट वॉज नॉट रिटन बाय हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के द्वारा ये नॉवल जो है इसको नहीं लिखा गया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। बुक्स और उसके ऑथर, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया में जो बुक्स और ऑथर्स हैं, लिटरेचर जो है, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कदम्बरी इज अ रोमांटिक नॉवल, इट इज अ रोमांटिक नॉवल ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी भाषा में लिखा गया है। राइट, वॉज सब्सटेंशियली कंपोज्ड बाय बाणभट्ट, बाणभट्ट के द्वारा 7th सेंचुरी के दौरान इस नॉवल को लिखना स्टार्ट किया गया था, बट वो कंप्लीट नहीं इसको कर पाए। कंप्लीट इसको किया गया किसके द्वारा? भूषण भट्ट के द्वारा। भूषण भट्ट जो कि बाणभट्ट के बेटे थे। राइट, तो फादर ने स्टार्ट किया, बेटे ने कंप्लीट किया। नॉवल का नाम क्या है? कदम्बरी। इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच वर द 3 मेन ट्रेडिशनल स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया। इंडिया में देखो, नॉर्थ इंडिया में अलग तरीके का टेम्पल आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा, साउथ इंडिया में अलग तरीके का देखने को मिलेगा, और एक इन दोनों का क्या है, मिक्स जो है वो देखने को मिलता है, दोनों का हाइब्रिड आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी है वो नाम पूछा है, बहुत सिंपल है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछे। नगारा स्टाइल है, देन कलश, क्या कलश कोई स्टाइल है या फिर टेम्पल की आर्किटेक्चर में एक आप बोल सकते हो कि फीचर होता है। सो इट इज अ फीचर, आपको कलश देखने को मिल जाएगा जब आप टेम्पल की बात करते हो, तो इसके इस तरीके से ऊपर कलश जो है वो बना होता है। देन मंडप की अगर हम बात करें, मंडपा या मंडप, इट इज हॉल ऑफ द टेम्पल। तो ये स्टाइल तो नहीं है, स्टाइल नहीं है, एक ही यहाँ पे स्टाइल का नाम दिया गया, तो ये हमारा नहीं हो सकता। देन विसारा की बात करें, द्राविडा एंड रथ। रथ क्या है, जो आपने देखा होगा कि अगर हम विजयनगर एम्पायर के टेम्पल्स को देखते हैं या फिर हम पुरी के टेम्पल्स को देखते हैं तो वहां पे रथ बने हुए हैं, टेम्पल के आसपास पहिए बने हुए हैं, रथ की फॉर्म में बनाया गया है। तो वो टेम्पल आर्किटेक्चर का नाम तो नहीं हो सकता। या विसारा की अगर हम बात करते हैं, विसारा आपके पास क्या है, ये जो ऊपर आपके पास इस तरीके से स्ट्रक्चर बना होता है। देन नगारा, विसारा एंड द्राविडा। तो यहाँ पे
नगारा भी हो गया, विसारा भी हो गया, द्राविड़ा भी हो गया। ये तीनों हमारे पास टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टाइल है। द्राविड़ा साउथ में मिलेगा, नगारा नॉर्थ में मिलेगा। इन दोनों का जो मिक्सअप है, जो हाइब्रिड है, उसको हम बोल देते हैं विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। इट इज इंपॉर्टेंट। टेम्पल आर्किटेक्चर में 3-4 चीजें याद रखो। 3 तरह के मेजर हमारे पास टेम्पल आर्किटेक्चर है। नगारा स्टाइल आर्किटेक्चर है जो आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिल जाएगी। हमारे नॉर्थ इंडिया में कहीं पे भी चले जाओ आपको यही स्टाइल देखने को मिलेगा कि एक बड़ा आपके पास इस तरीके से बिल्डिंग बना होता है, देन उसके बाद कुछ आगे मंडपास, कुछ हॉल्स बने होते हैं, राइट। देन द्राविड़ा स्टाइल की अगर आप बात करो, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, खास तौर पे तमिलनाडु में बृहदेश्वर टेम्पल एंड ऑल, इन सबको अगर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि टेम्पल बना हुआ है। देन टेम्पल में एंटर करने के लिए एक बहुत बड़ा गेटवे आपको दिखेगा और टेम्पल के चारों तरफ दीवार निकाली जाती है बहुत बड़ी, जैसे महल की तरह दीवार होती है उस तरीके से दीवार निकाली जाती है। ये नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलेगा, ये द्राविड़ा स्टाइल है, साउथ इंडिया में मिलेगा। एक आपको विसारा स्टाइल देखने को मिलता है जिसमें इन दोनों का मिक्सअप है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 इस तरीके से आपको मंडपास देखने को मिल रहे हैं। एक गर्भगृह आ गया जो मेजर आपके पास, जहां पे भगवान की मूर्ति रखी जाएंगी। 3 आगे मंडपास आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। इन दोनों को मिक्सअप करके आप बोल सकते हो एक स्टाइल बनाया गया जिसको बोला गया विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। इन सबके फीचर्स पढ़ना आपके लिए जरूरी है, क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है। नेक्स्ट देखो, हु वर द चीफ पेंटर्स ऑफ द हमजानामा अंडर अकबर्स ऑर्डर। तो हमजानामा नाम से पता चल रहा है एक बुक होगी, हमजा के बारे में ये बुक है। उसमें क्या, जब पहले बुक्स लिखते थे ना तो इवेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए पेंटिंग्स बनाई जाती थी। तो कौन से 2 इंपॉर्टेंट पेंटर्स हमारे पास रहे हैं अकबर के टाइम पीरियड का ये है, तो उसमें हमारे पास थे सैयद अली एंड अब्बास समद। ये 2 इंपॉर्टेंट पेंटर्स हैं अकबर की कोर्ट के। जब हम अकबर के बारे में, मुगल पेंटिंग स्टाइल के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है। तो ये देखो, ये वन ऑफ द पिक्चर है जो आपके हमजानामा के अंदर बनाई गई है। इस तरीके से इवेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या पेंटिंग्स बनाई जाती थी, राइट। तो यहाँ पे देखो हमजानामा या फिर दास्तान ए अमीर हमजा या फिर दास्तान ए अमीर हमजे is the adventures of Amir Hamza narrates the legendary exploits of the Arab warrior named Hamza। तो एडवेंचर्स के बारे में है जो आपके अरब वर्ल्ड के एक इंपॉर्टेंट वॉरियर हैं जिनका नाम है हमजा। उनके कुछ एडवेंचर्स के बारे में ये बुक जो है ये लिखी गई है, राइट। तो बेसिक क्वेश्चन है पेंटिंग के ऊपर, एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा गया है मुगल पेंटिंग के ऊपर, मतलब आर्ट एंड आर्किटेक्चर से क्वेश्चन था। Then with reference to the medieval Indian history, what does पेटरदौरा refers to? तो पेटरदौरा या फिर पेटरदौरा ये एक स्टाइल होता है। जैसे आपने देखा होगा कि ताजमहल है हमारे पास, या जितना भी आपके पास इस्लामिक या मुगल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, या इनफैक्ट अगर आप गोल्डन टेम्पल में भी जाते हो तो पत्थर के ऊपर अलग अलग कलर से आप बोल सकते हो फूल बूटियां, इस तरीके से डिजाइन, पत्तियां, फूल, ये सब बनाया जाता है, राइट। दैट इज पेट्रोदोरा। तो पेट्रोदोरा की अगर हम बात करते हैं, ये क्या चीज है? 4 स्टेटमेंट है। इट वाज अ टाइप ऑफ टेक्सटाइल डिजाइन प्रेवलेंट इन डेक्कन इंडिया। बिल्कुल भी नहीं, मैंने बोला मुगल्स, और मुगल का ज्यादातर आर्किटेक्चर आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा। दूसरी चीज टेक्सटाइल मतलब कपड़े के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। Second, colored hard stone placed in depressions carved into marble or sandstone creating beautiful ornate patterns। मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर कलरफुल पत्तियां, फूल, ये सब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यही इसकी सही स्टेटमेंट है। जब हम मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर को पढ़ते हैं तो उसमें ये हमें देखने को मिलता है। इस फोटो से आपको क्लियर होगा, ये चीज आपने पता नहीं कितनी जगह पे देखी होगी अगर आपने ऐसी हेरिटेज साइट्स को विजिट किया है। तो अंदर छत के ऊपर, इनसाइड द आप बोल सकते हो, और दूसरा आपके पास क्या है, दीवारों के ऊपर इस तरीके की फूल, पत्तियां, ये सब आपको देखने को मिलता है, कलरफुल डिजाइन, ये सब आपको देखने को मिलता है। तो ये रूफ के ऊपर जो बनाया जा रहा है, तो ये क्या है आपका पेट्रोदोरा। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, पेट्रोदोरा या फिर ऑल्सो कॉल्ड एज परचिनकारी या परचिनकारी, जो कि खास तौर पे इंडिया में बोला जाता है।
Indian subcontinent is a term for the inlay technique of using cut and fitted highly polished colored stones to create images and considered as decorative art. तो अलग अलग तरह के आप बोल सकते हो पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है, कलरफुल पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है और उससे क्या उसको कट करके उसमें से बहुत सारे फूल पत्तियां इस तरीके की डिजाइन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, इस इनसाइड द रूफ आप बोल सकते हो, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ कॉलोनियल इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ गया। देखो एक ही पेपर में 2021 में रॉयतवारी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो इंपॉर्टेंट है ये सेटलमेंट सिस्टम। तो 1790 में लॉर्ड वेलेस्ली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल प्रोविंस। देखो ये बिल्कुल सही है कि बंगाल प्रोविंस में सबसे पहले जो परमानेंट सेटलमेंट है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, बट नॉट बाय द लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो मतलब पहली स्टेटमेंट ही हमारी गलत है और उन्होंने यही पूछा था कौन सी करेक्ट नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब अगर इसके बारे में हम देखें कि ये जो आपका जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है ये किसने इंट्रोड्यूस किया है। सो जमींदारी सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। कब? 1793 में। सो इट इज नॉट 1790, इट्स 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, नॉट लॉर्ड वेलेस्ली। इस चीज को याद रखना। अब इसमें होता क्या था, लैंडलॉर्ड्स और जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज ऑनर्स ऑफ द लैंड। तो जो आपके जमींदार हैं उनको ऑनर माना जाएगा जमीन का, ठीक है, चाहे उसके ऊपर खेती फार्मर ही कर रहा है, लेकिन जमींदार के पास ऑनरशिप के अधिकार रहेंगे। दे वर गिवन हेरिडिटरी राइट्स ऑफ सक्सेशन ऑफ द लैंड। आगे आगे आप बोल सकते हो पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो लैंड के राइट्स हैं वो आगे आगे मूव करते जाएंगे। देन जमींदार्स कुड सेल एंड ट्रांसफर द लैंड एज दे विश्ड। जब जमींदार चाहे वो अपनी जमीन को बेच सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियली आप बोल सकते हो लीगली वो जमीन उनके नाम पे रहेगी। जो फार्मर उस जमीन के ऊपर खेती कर रहा है उसका उस चीज में कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। ये आपका जमींदारी सिस्टम बोल रहा है जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के विद इन ही इंट्रोड्यूस किया गया था। द अमाउंट टू बी पेड बाय द लैंडलॉर्ड वाज फिक्स्ड एंड इट वाज एग्रीड दैट दिस वुड नॉट इंक्रीज इन फ्यूचर। तो मतलब परमानेंट हो गया। तो जो लैंड रेवेन्यू पे करोगे आप सरकार को वो फिक्स कर दिया जाता था, चाहे आपकी क्रॉप हो चाहे क्रॉप ना हो, अच्छा सीजन हो बुरा सीजन हो, आपको फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो सरकार को भरना है, राइट, सिंपल। सो इट इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, विद रेफरेंस टू द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज कनेक्टेड टू द फीचर्स ऑफ मनसबदारी सिस्टम। अच्छा, जब भी मनसबदारी सिस्टम की बात आती है तो दिमाग में हमारे कौन सा मुगल एम्परर आता है? इट वॉज मुगल एम्परर अकबर, क्योंकि उन्हीं के द्वारा खास तौर पे मनसबदारी सिस्टम जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ऐसा नहीं कि कुछ नई इन्वेंशन है, बट इंट्रोड्यूस इस टाइम पे खास तौर पे किया गया है। तो इसमें हमारे पास मनसबदारी सिस्टम में मनसब का मतलब क्या होता है? एनी रैंक। तो यहाँ पे हमें अलग अलग रैंक देखने को मिलते हैं, अमीर हो गया एंड ऑल, वो सारे रैंक्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी गई है, कौन सा कनेक्टेड है इसके साथ? सबसे पहली स्टेटमेंट देखो, जाट एंड सवार। तो थोड़ा याद आ रहा होगा आपको शायद, जाट एंड सवार इज रिलेटेड टू मनसबदारी सिस्टम। जाट सवार है क्या एक्चुअल में, उस चीज को देखो। सो मनसबदारी सिस्टम सेंट्रल एशिया में खास तौर पे सबसे पहले हमें देखने को मिला, और इंडिया में ये बाबर की इन्वेजन के साथ ही पहुंच चुका था। लेकिन उस टाइम पे मनसबदारी सिस्टम को बोला जाता था वजादार सिस्टम, ठीक है, उस टाइम पे उसको वजादार सिस्टम बोला जाता था, नॉट मनसबदारी सिस्टम। लेकिन इंट्रोडक्शन उसी टाइम पे हो चुकी थी, बट एज अ मनसबदारी सिस्टम सबसे पहले मुगल एम्परर अकबर ने इसको इंट्रोड्यूस किया इन 1571। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, डेट इज इंपॉर्टेंट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जा सकता है कब इंट्रोड्यूस किया है, राइट, क्वेश्चन हो सकता है। मनसबदारी सिस्टम हो गया आपका, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम हो गया, रॉयतवारी सिस्टम हो गया, किस डेट को और किसके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अब देखो, मनसब शब्द का मतलब होता है रैंक।
अरेबिक वर्ड में मनसब का मतलब है रैंक। तो यहाँ पे अलग अलग रैंक के डेजिग्नेशन के ऑफिसर्स होंगे विद डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। वो मिलिट्री फंक्शंस भी हो सकते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखो दो तरह की आपको क्या है टाइटल्स देखने को मिलेंगे, जाट एंड सवार। जाट का मतलब क्या है? जाट इंडिकेटिंग द रैंक इन द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज सैलरी ऑफ द मनसबदार। तो कितने जाट उस बंदे के पास है, तो कितना अच्छा उसका रैंक है और कितनी उसकी अच्छी सैलरी है, वो कौन बताएगा? कितने जाट उसके पास है। सवार की अगर हम बात करते हैं, दिस रिप्रेजेंटेड द कैवेलरी रैंक। सो कैवेलरी मतलब घोड़सवारों वाली जो सेना होती है, उसके रिलेटेड है, मतलब क्या? आर्मी का रैंक है। इट वॉज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, इट वॉज रिलेटेड टू आर्मी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ हॉर्सेस वो संभालेगा, कितने कैवेलरी में जो कैवेलरी मैन है उसके पास होंगे, राइट। तो वो पता चलेगा कितने सवार उसके पास हैं। तो एक मनसबदार के पास मान लो 100 सवार हैं, तो मतलब क्या है? उसके पास इस लेवल का 100 लेवल पर आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ हॉर्सेस और कैवेलरी मैन उसके पास रहेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से मेजरमेंट करने के लिए कि कौन सा ऑफिसर कितना पावरफुल है। जितने जाट जितने सवार जिस ऑफिसर के पास, वो उतना ज्यादा पावरफुल, ठीक है। जाट में ये हो सकता है कि कितने विलेजेस हैं आपके पास, है ना, कितने विलेज की आप एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हो, तो जाट को लगा लो एज अ विलेज, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, which among the following is the term that emerged during 18th century and connected with the agrarian system, which basically meant contract by which the revenue of an area was farmed out to the highest bidder। तो वो एक टर्म के बारे में पूछ रहे हैं, नीचे 4 टर्म दी गई है कि कौन सी मोस्ट रिलेटेबल टर्म है। एग्रेरियन टर्म है पहली बात, दूसरी चीज क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था कि इतना पैसा हमने सरकार को भरना है, इतना रेवेन्यू हमने सरकार को देना है। तो वो हमारे पास क्या पट्टा सिस्टम है, या काल सिस्टम है, या तशखीक सिस्टम है, या फिर इजारा सिस्टम है। सो इट वाज इजारा सिस्टम, बड़ा मशहूर है। जब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं उस टाइम पे भी इजारा सिस्टम हमें देखने को मिलता है। तो इजारा सिस्टम इज नोन एज सिस्टम इन विच फिक्स्ड अमाउंट इज पेड बाय द फार्मर टू द स्टेट। तो एक ना प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा कि फार्मर ने इतना फिक्स अमाउंट है हर साल क्या है राजा को या स्टेट को भरना है। स्टेट मतलब सरकार जो होगी। In return, the state offers the revenue farmers considerable freedom in the assessment of the collection of taxes। अब जब सरकार को पैसा दे रहे हैं, आप बोल सकते हो ये कुछ जो रेवेन्यू फार्मर्स है, रेवेन्यू फार्मर्स का मतलब क्या? एक तरीके से जमींदार आप बोल सकते हो, जिनके पास अच्छी खासी जमीन है। तो उन्होंने एक फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स क्या है राजा को देना है, तो ऑटोमेटिकली वो अपनी जेब से तो देंगे नहीं, वो उनके नीचे जो फार्मर कर रहे हैं काम कर रहे हैं उनसे कलेक्ट करेंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या है कि जो आपके ये लोग टैक्स भर रहे हैं राजा को, उनके पास अधिकार रहेगा कि कितना टैक्स आगे इन्होंने इकट्ठा करना है, ठीक है। राजा नहीं बताएगा कि आप नीचे वाले फार्मर से कितना टैक्स लोगे, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो, बस राजा को इतना पैसा जो है वो हर साल आप भर दो। This was well known practice in the land revenue administration under the सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पे ये काफी फेमस था। और बंगाल में अगर हम बात करते हैं तो जहांगीर शाह के टाइम पे बंगाल में भी इसकी इंट्रोडक्शन हमें देखने को मिली है। रेवेन्यू सिस्टम के ऊपर 2021 में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। सो रेवेन्यू सिस्टम्स को, लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स को खास तौर पे आपने ढंग से पढ़ना है। देन हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अहरार मूवमेंट आर ट्रू। तो अहरार मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेटमेंट देखो, दिस वाज वन ऑफ द फाउंडर वाज द मौलाना मोहम्मद अली। अली ब्रदर्स के बारे में सुना होगा, मोहम्मद अली, शौकत अली। तो ये बिल्कुल सही है, मोहम्मद अली के द्वारा ही इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था, मतलब ही वाज वन अमंग द फाउंडर्स ऑफ द मूवमेंट। Then its members advocated active participation in the Indian national movement automatically। खिलाफत मूवमेंट को देखो, खिलाफत मूवमेंट के फाउंडर्स भी कौन थे? यही मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में तो ये इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे। तीसरा देखो, इट वाज फाउंडेड इन द अर्ली डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। मतलब 1900 जब आपका स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में ही आपको ये मूवमेंट देखने को मिली। बिल्कुल सही है, देखो सेंचुरी का पूछ लिया, एग्जैक्ट ईयर नहीं पूछा। देन इट सपोर्टेड द लॉयलिस्ट पॉलिटिक्स ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। ये गड़बड़ है।
अलीगढ़ मूवमेंट जो है उसको ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो इनके द्वारा सपोर्ट नहीं किया गया है। जब भी हम अहरार मूवमेंट की बात करते हैं, क्योंकि ये भी मुस्लिम पर्सन के द्वारा लीड की जा रही है, अलीगढ़ मूवमेंट की बात करते हैं तो सर सैयद अहमद खान हमारे पास आते हैं। दोनों मुस्लिम हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक तरीके की ही डिमांड्स कर रहे हैं। इनकी डिमांड्स वर डिफरेंट आप बोल सकते हो, और इनकी डिमांड्स वर डिफरेंट। जो मौलाना शौकत अली या मोहम्मद अली है, ये ज्यादा फ्रीडम स्ट्रगल के ओरिएंटेड हैं, और जो आपके सर सैयद अहमद खान है वो खास तौर पे इस्लाम धर्म में और इस्लाम जनता में कुछ रिफॉर्म्स करवाना चाहते थे, राइट। तो चौथा नहीं आएगा, फर्स्ट जो 3 है 1, 2 एंड 3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें याद रखना। अहरार मूवमेंट के फाउंडर की अगर हम बात करें तो मोहम्मद अली हमें हमारे पास देखने को मिलेंगे। देन इसके अलावा आपके पास हिकमल खान भी है। देन 1910 में, मतलब अर्ली ऑफ द 20th सेंचुरी, जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई उसी टाइम पे इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया। और इसके अलावा इसमें आपको CR दास, देन सर मियां मोहम्मद शाफी, मतलब बहुत सारे लीडर्स देखने को मिलते हैं। जो आपके अली ब्रदर्स में से आपके मोहम्मद अली हैं, वो एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इसमें। देन इट स्टूड कंट्रास्ट टू द लॉयलिस्ट पॉलिटिक्स ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट। तो अलीगढ़ मूवमेंट इज टोटली इस्लामिक मूवमेंट आप बोल सकते हो, बट इट वाज अ फ्रीडम स्ट्रगल की मूवमेंट, ठीक है। These leaders were strictly against the Lucknow Pact, which favored the representation of religious minority in the provincial legislature. लखनऊ पैक्ट के बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, उसकी कंप्लीटली ये खिलाफ थे। इनको लखनऊ पैक्ट के प्रोविजंस जो है माइनॉरिटी के रिलेटेड वो पसंद नहीं आ रहे थे, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल में ये इन्वॉल्व है। सैयद अहमद खान ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो अपना क्या है, मुस्लिम बच्चों को साइंटिफिक एजुकेशन प्रोवाइड करने में इंटरेस्टेड है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है, दैट इज हु लेड द इंग्लिश कंपनीज एम्बेसी टू द एम्परर फारूक सियार कोर्ट। फारूक सियार की अगर हम बात करें तो ये मुगल शासक हमारे पास रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ इंपॉर्टेंट फरमान फारूक सियार के द्वारा इशू किए गए थे। उनको कई बार गोल्डन फरमान भी बोल दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे अधिकार फारूक सियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दे दिए थे। तो वो बोल रहे हैं कि जब फारूक सियार ने वो फरमान जारी किए तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश उसके दरबार में गए होंगे। तो वो जो लोग गए थे उसको कौन लीड कर रहा था? क्या थॉमस रॉय था? ये तो नहीं हो सकता। थॉमस रॉय तो हमारे पास 1608 में हमें देखने को मिलेगा, राइट, सॉरी 1611 में हमें देखने को मिलेगा, जब ये पहली बार परमिशन ले लेता है जहांगीर से, जो सूरत की फैक्ट्री के लिए। देन जिराल्ड अंगियर है, ये भी नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर रह चुका है, ठीक है, और ये उससे पहले की बात है। देन जॉन सुरमन की अगर हम बात करें, ही वॉज द पर्सन, जॉन सुरमन ने उस एम्बेसी को लीड किया था जो फारूक सियार की कोर्ट में गई और वहां पे अपनी डिमांड्स सामने रखी, और फारूक सियार ने डिमांड्स को मानते हुए उनको 3 फरमान जो है वो जारी करके दिए, उनको कुछ अधिकार दिए। और ये बात कब की है? ये बात है 1717 की, 1717 की। अब रॉबर्ट क्लाइव की बात करते हैं तो ये तो बाद में आते हैं, मैंने भी आपको बताया। रॉबर्ट क्लाइव तो आपको देखने को मिलेंगे जब प्लासी का युद्ध हुआ है, दैट इज 1757। ये बात कब की है? 1717 की। तो इट वाज जॉन सरमन जिनके द्वारा इस एम्बेसी को लीड किया गया था। 1715 में ये फारूक सियार की कोर्ट में जाते हैं और 1717 में आप बोल सकते हो 3 फरमान जारी किए जाते हैं फारूक सियार के द्वारा, और इन फरमान्स को मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। मैग्ना कार्टा अगेन मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैग्ना कार्टा 13th सेंचुरी का एक डॉक्यूमेंट है इंग्लैंड का, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी कभी क्वेश्चन आएगा तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है उसको बोल देते हैं मैग्ना कार्टा है जी, उसी तरीके से इसको बोला जा रहा है कि इट इज अ मैग्ना कार्टा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सो दीज वर द क्वेश्चंस जो खास तौर पे 2021 में पूछे गए हरियाणा सिविल सर्विसेज के प्रीलिम एग्जाम में। तो इसी तरीके से आगे भी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, और आज से हमारी क्लासेस जो हैं फ्री, जो हमने बैच अनाउंस किया था वो भी स्टार्ट हो चुका है। मॉर्निंग में आपकी 12 से 1 जो है वो हिस्ट्री की क्लास रहने वाली है, मॉडर्न हिस्ट्री की, और अभी 4 से 5 जो आपकी क्लास है वो पॉलिटी की रहने वाली है। तो उन क्लासेस को भी आप लाइव अटेंड कीजिए, रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएंगी निम्बस IAS एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो भी आप अवेल कर सकते हो निम्बस एकेडमी की ऑफिशियल ऐप के ऊपर।
सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है, कुछ सीखने को मिला है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब निम्बस IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।